प्यारे बच्चों, वेलकम टू प्रदीप समेले क्लासेस। प्रदीप समेले क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस क्लास में मैं द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उससे पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं कि इससे पहले मैं वास्तविक संख्या, बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ऊपर भी वीडियोस डाल चुका हूं, और वो आप महत्वपूर्ण प्रश्न गणित कक्षा 10 प्रश्न बैंक में प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन कराऊंगा, सही जोड़ी बनाइए वो भी कराऊंगा, और सत्य असत्य ट्रू फॉल्स कराऊंगा, और उसके अलावा एक शब्द या वाक्य वाले उत्तर यानी वन वर्ड या वन सेंटेंस वाले उत्तर भी सॉल्व कराऊंगा, और उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मैं क्वेश्चंस भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो पूरी क्लास में हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेता हूं, ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि द्विघात समीकरण जो होता है उसका मानक रूप ये होता है ax² + bx + c = 0। इस प्रकार का होता है ये, ठीक है। और जहां पे a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि a शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें इसकी जो चर राशि की अधिकतम घात है वो 2 होती है। देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है। तो ये हो गया। इसके बाद में अपन ये देख लेते हैं कि एक द्विघात बहुपद कैसा होता है, ax² + bx + c के बारे रूप में, और द्विघात समीकरण कैसा होता है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं, यानी बहुपद में हम उसको शून्यक बोलते हैं यानी जीरोज बोलते हैं, और द्विघात समीकरण में हम उसे रूट्स यानी मूल बोलते हैं, ठीक है। और आगे जान लेते हैं हम कुछ चीजें। द्विघात समीकरण के मूल हम गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन के द्वारा यानी स्प्लिट द मिडिल टर्म के द्वारा निकाल सकते हैं, या द्विघात सूत्र जिसको हम श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के द्वारा, इसके द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द्विघात सूत्र हमें पता होना चाहिए कि अगर इसमें चर x के रूप में है तो हम लिखेंगे x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a, यानी -b धन ऋण और वर्गमूल के अंदर b² - 4ac और बटे में 2a। इसके द्वारा हम इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगी, b² - 4ac या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं कि b² - 4ac को हम क्या बोलते हैं। तो b² - 4ac को हम द्विघात समीकरण का विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो इसके भी सवाल आते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब हम इसको देखते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशंस अलग अलग होने पे क्या होता है। तो पहली कंडीशन में अगर b² - 4ac शून्य से बड़ा है, अगर इसकी वैल्यू शून्य से बड़ी आती है तो इसका मतलब ये जो है इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे इसके, भिन्न यानी अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। लेकिन अगर इसके b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो हम उसको कहेंगे कि उसके मूल वास्तविक होंगे और बराबर भी होंगे, आपस बराबर होंगे, और यानी संपाती वास्तविक मूल भी हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम आती है यानी ऋणात्मक आती है तो उसके वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी मूल कैसे होंगे, उसके काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे। इसके बाद में अब हम करते हैं प्रश्न। तो प्रश्न करने से पहले हम रिक्त स्थान कुछ भर लेते हैं, ठीक है। तो रिक्त स्थान के बारे में देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला रिक्त स्थान ये रहा आपके सामने। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 क्या होगा। देखिए px एक द्विघात बहुपद है और यहाँ पे px बराबर 0 यानी बराबर में 0 जब आ गया तो इसको हम वर्ग समीकरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, वर्ग समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। दूसरा देखते हैं अपन, द्विघात समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, अभी हाल हमने पढ़ा है कि 2 होती है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या है, द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 के विविक्तकर का मान कितना होगा। तो इसका मान कितना होगा, तो इसके लिए देखिए हम विविक्तकर निकालना है। तो विविक्तकर यानी इसको हम डिस्क्रिमिनेंट यानी डी भी बोलते हैं, और डी का अभी अपन ने फॉर्मूला देखा क्या था, b² - 4ac। अब अगर इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c के से कंपेयर करेंगे इसको, तो ax² + bx + c के से कंपेयर करेंगे तो देखिए x² के आगे कुछ नहीं है, मतलब इसको हम मानेंगे 1,
इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब एक। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो एक्स का कोएफिशिएंट है तो चिन्ह सहित यानी -4 हो जाएगी। और सी की वैल्यू क्या रहेगी, ये वाली चर राशि यानी धन का 4। तो इस तरह से हम देखें अगर, तो हमने क्या निकाला कि a बराबर 1 निकाला, और b बराबर हमने निकाला -4, और c बराबर हमने निकाला 4। तो इस तरह से इनकी वैल्यूज रख देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे b की वैल्यू रखनी है तो -4 है, और b स्क्वायर है तो -4 का हम स्क्वायर कर देंगे, और -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो अब देखिए यहाँ पे ऋण का 4 का स्क्वायर यानी 4 चौके 16, और ऋण ऋण धन, तो यहाँ पे 16 वैल्यू आ गई, और यहाँ पे भी ऋण का साइन आ जाएगा, और 4 चौके 16, 16 एकम 16, तो 16 - 16 बराबर 0, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे 0 भर देना है हमें, ठीक है। अगला वाला देखते हैं रिक्त स्थान। द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या, तो द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या 2 होती है, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। पांचवा देखते हैं अपन, वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो उसका विविध चक्र क्या होगा। तो अभी हाल हमने सूत्र देखा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac भर देना है। छठवां देखते हैं अपन, इसमें क्या है, वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर माइनस √5x धन a1 बराबर 0 के दोनों मूल क्या होंगे। तो इसके दोनों मूल निकालने से पहले हम विविध कर निकाल लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि विविध कर की वैल्यू 0 से कम हो, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए विविध कर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a बराबर कितना हो गया हमारा, देखिए जी फॉर्मूला यही लगेगा हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा। अब देखिए यहाँ पे a हमने क्या निकाला, a बराबर हमने 2 निकाल लिया, और b बराबर क्या है, देखिए x का कोएफिशिएंट -√5 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का √5 यानी माइनस का √5 लिख देंगे। और c बराबर क्या होगा, c बराबर हमारा ये स्वतंत्र संख्या है, धन 1 यानी 1 है, तो ये स्वतंत्र संख्या है। अब हम देखिए इसका सूत्र में रखते हैं, तो b की वैल्यू कितनी है, -√5, तो हम -√5 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर है, तो -√5 का स्क्वायर, तो -√5 का स्क्वायर कर लेंगे, और -4 और गुणा a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे कितनी है, a की वैल्यू 2 है, और गुणा में c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू हमारी 1 है। तो अब देखिए 5 का √5 है, यहाँ पे देखिए वर्गमूल 5 है, तो वर्गमूल 5 है, तो √5 गुणा √5 बराबर 5 होता है, और ऋण ऋण धन होता है, तो इसकी वैल्यू तो हमारी 5 आने वाली है। और यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 हो गया, यानी ये वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। कितनी आ गई, ऋण के 8 में से धन के 5 गए, तो -3 आ गई। तो यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, ऋणात्मक हो गया, और ऋणात्मक का मतलब क्या है, <0 हो गया। और जब <0 होता है तो इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी कोई इसके रियल वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो इसको हम काल्पनिक भी कह सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इसमें भर देंगे हम काल्पनिक, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में 2 खंड हैं, खंड आ को खंड बा से हमें मिलान करना है। तो खंड आ को खंड बा से मिलान करने में देखिए वास्तविक और असमान मूल, वास्तविक और असमान मूल कब होते हैं, जब हमारे विविध चक्र की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, यानी ये वाला इसके साथ मैच करेगा, तो इसमें ये आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ में ये मैच करेगा। वास्तविक और समान मूल, जब वास्तविक और समान मूल होते हैं तो उसमें क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विविध कर की वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर होती है, तो ये वाला मैच करेगा इसके साथ में, तो ये आ जाएगा इसका वास्तविक और समान मूल d बराबर 0 आ जाएगा। तीसरा हम देखते हैं काल्पनिक मूल। काल्पनिक मूल का हमने अभी अभी वैल्यू निकाली थी, ऋणात्मक वैल्यू आई थी, यानी d जो है छोटा होना चाहिए 0 से, तो d जो है <0 होना चाहिए, मतलब ये वाला इसमें टिक हमारा आ जाएगा, यानी क्या होगा, काल्पनिक मूल क्या होंगे, d इज <0। हम चौथे वाले की अगर बात करते हैं, तो द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या कितनी होती है, अभी अभी हमने पढ़ा है, कितनी होती है, 2 होती है, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। और इसके बाद में अब देखिए यहाँ पे ये है द्विघात 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 का विविध कर क्या होगा, तो इसमें तो हमें विविध कर निकालना होगा, तो हम विविध कर निकाल लेते हैं। विविध कर क्या होता है, फॉर्मूला विविध कर बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, x का कोएफिशिएंट यानी -4, तो यहाँ पे डायरेक्ट रख देते हैं -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 गुणा
ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो जुड़ा है तो कितना जुड़ा है 4, तो यहां पे लिख देंगे 4 और गुणा में सी यानी इंडिपेंडेंट नंबर, तो ये क्या है धन 1 यानी 1, तो यहां पे 1 लिख देते हैं। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है और ऋण ऋण धन, तो यहां पे क्या आ गया 16, यहां पे क्या आ गया 16 और यहां पे क्या है 4 चौके 16 यानी ये भी ऋण का चिन्ह आ जाएगा, 4 चौके 16, 16 एकम 16, तो 16 में से 16 गई तो क्या बचा, शून्य बचा, यानी ये वाला आंसर होने वाला है। वैसे तो बचा यही था तो हम यही कर सकते थे, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें सही उत्तर अगर हम एक साथ में देखना चाहें तो इसी के सही उत्तर हम इस तरह से देख सकते हैं, यानी हम जब बात करेंगे वास्तविक और असमान मूल्य की तो इसमें जो उत्तर आएगा वो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, इसका सही उत्तर। और वास्तविक और समान मूल्य की जब हम बात करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट शून्य के बराबर होगा, विविक्तकर शून्य के बराबर होगा। और काल्पनिक की जब बात करेंगे तो विविक्तकर शून्य से छोटा होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन 0। और द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या अभी अपन ने देखा 2 थी और द्विघात का ये विविक्तकर का अपन ने निकाला था इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू शून्य आई थी। तो इस तरह से हमने सही उत्तर भी एक बार आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा यानी इसका सेकंड पार्ट में सही जोड़ी बनाइए, तो ये भी देख लेते हैं अपन। तो देखिए इसमें क्या है, विविक्तकर ऋणात्मक, विविक्तकर ऋणात्मक कब होता है, जब मूल वास्तविक नहीं होते हैं यानी काल्पनिक मूल होते हैं। तो इसके काल्पनिक मूल होते हैं, मतलब ये वाली जोड़ी मिल जाएगी इसके साथ में, ठीक है। अब इसके बाद में विविक्तकर शून्य, तो विविक्तकर शून्य कब होता है, जब मूल जो है समान और वास्तविक होते हैं, तब विविक्तकर की वैल्यू शून्य के बराबर होती है, तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में विविक्तकर धनात्मक पूर्ण वर्ग, अब देखिए इसको समझ लें तो इसमें क्या होगा, इसमें धनात्मक पूर्ण वर्ग क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। पूर्ण वर्ग शब्द कर रहा है तो परिमेय यहां पे लिखा है उसको टिक कर दीजिए, मूल परिमेय और मूल परिमेय। अब इसमें मूल परिमेय असमान, तो ये परिमेय से इसका रिलेशन है, यहां से हम पकड़ेंगे, क्योंकि धनात्मक पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ, धनात्मक पूर्ण वर्ग वो होते हैं जैसे 16, तो 16 को वर्ग के अंदर लिखेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो वो क्या होगी एक्चुअली परिमेय संख्या होगी, तो परिमेय संख्या होगी, इसलिए इसको इससे ही मैच करेंगे अपन, ठीक है। इसको ध्यान से बिल्कुल करना है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। और विविक्तकर धनात्मक कब होते हैं, तो अब देखिए विविक्तकर धनात्मक कब होते हैं, विविक्तकर धनात्मक तब होते हैं जब मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। जब मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, तभी धनात्मक होते हैं, क्योंकि धनात्मक का मतलब ग्रेटर देन 0, तो वास्तविक होते हैं या इक्वल टू 0, तो 0 से बड़े होते हैं तो वास्तविक होते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 यानी मूल वास्तविक कब होते हैं, जब विविक्तकर धनात्मक होता है। अब आखिरी वाला बचा है तो ये यही होगा, लेकिन फिर भी इसको अपन समझ लें कि यहाँ पे लिखा क्या है, विविक्तकर धनात्मक अपूर्ण, देखिए उसमें लिखा था पूर्ण, इस बात को ध्यान रखें, पूर्ण लिखा है धनात्मक पूर्ण तो परिमेय, और धनात्मक अपूर्ण लिखा है तो अपरिमेय। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। चलिए तो अब इसकी सही उत्तर हम जांच लेते हैं एक बार। तो सही उत्तर इसके क्या थे, देखिए विविक्तकर ऋणात्मक का सही उत्तर मूल वास्तविक नहीं, विविक्तकर शून्य का मूल समान वास्तविक, और विविक्तकर धनात्मक पूर्ण का मूल परमेय असमान, और विविक्तकर धनात्मक का मूल वास्तविक और विविक्तकर धनात्मक अपूर्ण का मूल अपरिमेय। अब हम बढ़ते हैं सत्य असत्य की तरफ। सत्य असत्य में ट्रू फॉल्स में टिक करना है, सत्य है असत्य है, ठीक है। तो इसको देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होने के लिए, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होने के लिए d क्या 0 से कम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। d या तो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो ये तो गलत है भाई, असत्य, तो इसको असत्य कर देंगे हम। अब देखते हैं दूसरा वाला, देखिए द्विघात समीकरण का विविक्तकर ऋणात्मक हो। अब देखिए द्विघात समीकरण का विविक्तकर ऋणात्मक हो तो मूल वास्तविक होते हैं, तो क्या मूल वास्तविक होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। ऋणात्मक होगा तो मूल काल्पनिक होते हैं, तो ये भी असत्य है यानी गलत है, तो इसको भी हम मूल काल्पनिक होते हैं तो असत्य करेंगे इसको, ठीक है। तीसरा वाला देखते हैं, द्विघात समीकरण में वास्तविक मूल हेतु आवश्यक शर्त d इज ग्रेटर देन 0 है, तो बिल्कुल सत्य है। इसमें क्या होता है, वास्तविक मूल के लिए या तो d इज ग्रेटर देन 0 यानी d या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, तो d इज ग्रेटर देन 0 लिखा है, मतलब ये सत्य वचन है, तो इसको सत्य कर देंगे अपन, ठीक है। अब चौथे वाले पे आते हैं। तो सत्य असत्य का फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल समान है। अब देखना है सत्य है असत्य है, तो इसे तो हमें सॉल्व करना होगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी x माइनस
1 अपॉन एक्स बराबर 0। इसका एलसीएम लेंगे तो x आएगा। अब देखिए इसके नीचे 1 मान लेंगे, 1 से x को भाग दिया, x बार गया, और x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे x से x कट जाएगा एक बार, और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ऋण का चिन्ह आ जाएगा बराबर 0। अब इसका कैची गुणा करेंगे तो देखिए इसके नीचे बटे में 1 मान लेते हैं अपन, है ना, तो इसको तो ज्यों का त्यों आ जाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और x का 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब हम इस ऋण को उस साइड में ट्रांसपोज कर दें तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे ये धन का 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ गया, तो x बराबर क्या होगा, रूट ऑफ यानी प्लस माइनस रूट ऑफ 1। अब इसका जब हम रूट निकालेंगे तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, यानी x के 2 उत्तर आ गए यहाँ पे। एक तो धनात्मक आया यानी 1 आया, और एक ऋणात्मक आया यानी ऋण 1 आया, यानी इसके मूल समान नहीं है। मूल कैसे हैं, असमान है, इसका मतलब ये असत्य है, तो इसको असत्य कर देंगे। चलिए 5वें पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वर्ग समीकरण को हल करने के लिए सूत्र के प्रणेता श्रीधराचार्य थे, बिल्कुल सत्य है, श्रीधराचार्य ने ही इसको सूत्र जो है इसका निकाला था वर्ग समीकरण का, तो ये सत्य है। अब इसके 6वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 6वें में क्या है, देखिए 6वें में क्या कह रहा है वो कि द्विघात समीकरण 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 के मूल 2/3 और 1/2 हैं। तो अब इसमें देखिए एक बात बिल्कुल समझने वाली है कि इसमें ये गलत है, यानी असत्य है। क्यों असत्य है, देखो मैं बता रहा हूँ यहीं से देख के। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3x ऋण 2 बराबर 0 होगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 2/3। तो ये तो सही है। अब देखिए दूसरे वाले को अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि दूसरे वाले में वो कह रहा है कि 2x और प्लस 1 और बराबर कितना है, 0। तो 2x और 1 जो है यहाँ पे ट्रांसपोज होगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आएगा आंसर, ऋण 1, और ये गुणा में था तो बटे में पहुंच गया, तो यहाँ पे तो 1/2 है। इसका उत्तर अगर 2/3 और ऋण 1/2 होता तो ये सत्य होता, लेकिन इसमें एक तो सही आ रहा उत्तर, एक गलत आ रहा है, यानी असत्य है, तो इसको असत्य पे टिक करेंगे हम, ठीक है। इसमें ये वाला जो है वो रॉन्ग है, ठीक है, तो असत्य आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक शब्द या वाक्य वाले उत्तर में बढ़ते हैं, तो एक शब्द या वाक्य के फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी स्टार्ट करने हैं, ठीक है। पूरी क्लास में हमारे साथ बने रहिएगा, बड़ी अच्छी क्लास होने वाली है। तो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, विविक्त कर कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, विविक्त कर लिख देंगे, तो यहाँ पे विविक्त कर कहते हैं, एक वर्ड में हो गया काम, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल समान और वास्तविक हो। अब देखिए समान और वास्तविक हो तो उस समीकरण का विविक्त कर कितना होता है, अभी अपन ने पढ़ा है कि d बराबर विविक्त कर बराबर 0 होता है, यानी 0 के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा करते हैं अपन। तीसरे में क्या है, देखिए यदि किसी वर्ग समीकरण के मूल परिमेय, अब देखिए यहाँ पे समझिए, मूल परिमेय वही क्वेश्चन है जो पहले हुआ था, रिपीट, मूल परिमेय एवं असमान है। मूल क्या है, परिमेय एवं असमान है, तो उस समीकरण के विविक्त कर का मान क्या होगा, तो उसका धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, उसका मान क्या होगा, धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब इसके बाद में अगला वाला पार्ट करते हैं, वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि यानी चर, अज्ञात राशि यानी चर जो वेरिएबल्स होते हैं कि अधिकतम घात 2 है, तो वह क्या कहलाता है, तो ये तो अपन ने पहले ही पढ़ा है इंट्रोडक्शन में, वर्ग समीकरण कहलाता है, तो वर्ग समीकरण लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन अगला वाला क्वेश्चन एक और देखते हैं। इसका अगला वाला, किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं, तो वो जो दोनों मान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ग समीकरण में मूल कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मूल लिख देंगे, तो उत्तर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। तो अब क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन। इसमें कह रहा है वो कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 है, तो इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो क्या है इसमें, देखिए 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए इसको एक बात समझ लें हम कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे लिख लेते हैं हम रफ में, और जो इंडिपेंडेंट है यानी -2, इन दोनों का हम गुणा करके देखेंगे। इन दोनों का गुणा अगर ऋणात्मक आ रहा है, ये ऋणात्मक ही आ रहा है, 6 दूनी 12 ऋणात्मक आ रहा है, तो ऋणात्मक जब आता है तो हम इसमें जो मिडिल टर्म है यानी जो मध्य में जो x है, इसके साथ क्या है, एक -1x है, तो इसका उत्तर हमें x का लाना है, 1 लाना है, यानी अंतर से आएगा। तो इसके ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनका अंतर ऋण 1 हो। तो अब देखिए अगर हम 4 तिया 12, तो 4
ऋण का, और धन का जो है धन का 3, धन का क्या ले लें हम 3, तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, धन का 3 ले लें तो उत्तर आ जाएगा ऋण 12। और अगर हम ऋण 4 में से धन के 3 घटा देंगे तो उत्तर हमारा ऋण 1 आ जाएगा। यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, मिडिल टर्म में यानी बीच वाले टर्म को हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे लिख देना है 6x² माइनस 4x, और 4x में से धन 3x। तो अब देखिए ये हो गया 4x, यहाँ पे x लगा दिया अपन ने, और धन 3x और ऋण 2 और बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पे 2x हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 3x, और यहाँ पे क्या बचा ऋण का 2 दूनी 4, 2 और x तो बाहर निकाल गया था। अब देखिए यहाँ पे 3x ऋण 2 है ही, तो यहाँ पे धन 1 हम कॉमन लेंगे ताकि जो कहते हो ये जैसा का तैसा आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसके, अब देखिए अब ये चूंकि एक तो अगर हम इसमें से 3x माइनस 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2x धन 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड हैं, और जब ये दोनों गुणनखंड हैं तो इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो या तो ये होना चाहिए इसके बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि 3x माइनस 2 बराबर 0 एवं 2x धन 1 बराबर भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये ऋण का है तो इधर जाएगा धन का हो जाएगा, और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये x बराबर 2/3 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया, 2/3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और बराबर में यहाँ पे धन का था तो इधर ऋण का आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण का 1 और बटे में 2, यानी उत्तर क्या हो गए आपके, 2 उत्तर हो गए, यानी x के 2 मान आ गए। एक आया आपका 2/3 और दूसरा आया ऋण 1/2। तो यही इसके आंसर्स हो गए। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहा है, समीकरणों 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इसमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है, तो सबसे पहले तो हम इस समीकरण को लिख लेते हैं 2x² माइनस 7x और प्लस 3 और बराबर में 0 है। तो इस समीकरण को यानी हम लिखेंगे कि उक्त समीकरण शॉर्ट में लिख देता हूं की तुलना किससे करनी है, ax² जो मानक समीकरण है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो ये जब हम तुलना करेंगे, इसकी दोनों की तुलना करेंगे तो क्या होगा, देखिए a बराबर हमारा आ जाएगा 2 और b बराबर आ जाएगा ऋण 7 और c बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, ax² यानी x² के साथ क्या है 2 है, तो यहाँ पे a बराबर 2 आ गया, और यहाँ पे bx यानी x के साथ क्या कोएफिशिएंट है -7, तो यहाँ पे b बराबर -7 ले लिया, और c यानी इंडिपेंडेंट नंबर क्या था, धन 3 था, तो यहाँ पे c बराबर 3 ले लिया। अब हम इसका श्रीधराचार्य का सूत्र यानी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे x चर राशि है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे x बराबर, और सूत्र लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac और बटे में 2a, ये इसका सूत्र है। यह आप लोग याद कर लें, इस सूत्र को याद कर लें। अब देखिए इसमें वैल्यू रखते चले जाइए और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे माइनस का फॉर्मूले का पहले माइनस लिख दीजिए, और b की वैल्यू कितनी है -7 है, तो यहाँ पे -7 यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, और प्लस माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। बिल्कुल सरल है और बिल्कुल धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इसको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे b² है, यानी इसमें क्या है -7 है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू -7 है, तो हम इसको माइनस में रूट के मतलब -7 लिखा और उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी -7 का स्क्वायर, और माइनस इसको और आगे बढ़ा देते हैं -4 और गुणा में a कितना है, a बराबर 2 है, तो यहाँ पे a में 2 लिख देते हैं, और गुणा में c है, तो c बराबर कितना है 3 है, तो यहाँ पे गुणा में 3 लिख देते हैं, और बटे में देखिए यहाँ पे बटे में क्या होगा 2, और a की वैल्यू कितनी है 2 है। अब इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 7 आ गया यहाँ पे, और प्लस माइनस यहाँ पे लिख दीजिए, और उसके बाद में रूट के अंदर, अब देखिए रूट के अंदर क्या हो रहा है -7 का स्क्वायर, यानी 7 7 49, और माइनस माइनस प्लस यानी क्या आ जाएगा, ये 49 यानी 49 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 4 दूनी 8 या 24, यानी कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और बटे में कितना रहेगा 2 दूनी 4 रहेगा। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और धन ऋण, यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट के अंदर
देखिए 49 में से 24 गए तो कितने बचे, 25 बचे। तो रूट के अंदर 25 और बटे में 4। तो अब देखिए 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और धन ऋण, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये बाहर वर्गमूल के अंदर से, और बटे में 5 आ जाएगा। अब इसको देखो दो तरह से करना है। एक तो हम करेंगे, अब यहाँ पे मैं पार्टीशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहले हम लेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर। तो धन चिन्ह जब हम लेंगे तो क्या होगा, देखिए धन चिन्ह लेने पर क्या होगा, धन चिन्ह अगर इसमें लेंगे तो क्या होगा ये कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर 7 और धन ऋण 5 था तो इसमें धन 5 लेंगे हम, सिर्फ धन चिन्ह लेना है। और बटे में कितना था, 4 था। तो ये कितना हो गया, 7 और 5 12 और बटे में 4। तो 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, यानी x बराबर क्या आ गया, 3। तो एक वैल्यू तो हमारी आ गई x बराबर 3। और दूसरा, अब हम ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेने पर क्या होगा, देखिए तो ऋण चिन्ह लेने पर क्या होगा कि ऋण चिन्ह लेने पे x बराबर, और यहाँ पे 7 तो था ही, और यहाँ पे धन ऋण 5 है तो धन ऋण की जगह ऋण लेंगे तो ऋण का 5 लेंगे और बटे में 4 लेंगे। तो इसमें 7 में से 5 गए, कितने बचे, 2 बचे। तो 2 बटे 4, और इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बटे 2। तो इसकी दो वैल्यू आ गई, ठीक है। x बराबर ये क्या आ गया, 1 बटे 2 आ गया, यानी इसकी दो वैल्यू आ गई। तो अभीष्ट मूल, अतः हम लिख देंगे, अतः अभीष्ट मूल कितने हैं, एक तो है हमारा 3 और दूसरा एवं लगा देते हैं, एवं दूसरा कितना है, 1 बटे 2 है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, इसके मूल निकाल लिए हमने, क्या निकाल लिए, मूल निकाल लिए। तो इस तरह से ये उत्तर हो गया। देखिए अब इसको जो है और आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिए दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो, ठीक है। तो इसका हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा इसमें। अब क्या मानना पड़ेगा, देखिए माना कि पहला धनात्मक विषम पूर्णांक x है। हमने देखिए एक बात ध्यान रखें, यहां पर क्या दिया हुआ है, विषम। जब कभी विषम या सम दिया हो तो पहला x मानना है और दूसरा क्या मानना है, x धन 2 मानना है, क्योंकि सम में भी 2 का अंतर होता है और विषम में भी। तो ये बात का ध्यान रखना है, अगर सम होता तब भी हम दूसरे को x धन 2 मानते, और विषम होता है तब भी हम दूसरे धनात्मक को क्या मानेंगे, x धन 2 मानेंगे। तो ये बात आपको विशेष करके ध्यान में रखनी है। तो पहला धनात्मक विषम पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक x धन 2 होगा। अब देखिए इसको आगे बढ़ते हैं अपन। इसको पहले तो मैं बता देता हूं स्प्लिट द मिडिल टर्म से, और फिर इसके सॉल्यूशन को आप पॉज करके उसको वीडियो में देख लेना। तो उसमें हम श्रीधराचार्य यानी सूत्र विधि के द्वारा भी इसको, यानी हर क्वेश्चन को हमने दोनों तरह से सॉल्व किया, एक को हम सॉल्व करके बताएंगे और एक सॉल्यूशन इसमें होगा, उसको आप पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, अब देखिए यहां पे आपको ध्यान देना है, वर्गों का योग, यानी एक हमारा विषम पूर्णांक पहला वाला कितना था, x था, और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और दूसरा वाला हमारा विषम पूर्णांक कितना था, x धन 2 था, और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x धन 2 का वर्ग। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे, योग। योग का मतलब क्या होता है, जोड़, यानी प्लस करना है, तो इनको प्लस कर दीजिए। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 290। बन गया समीकरण, बस कुछ नहीं है। अब देखिए 9th में आपने पढ़ा हुआ है, सूत्र पढ़ा हुआ है, x धन y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। या इसको सरल तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं, अगर याद नहीं रखना है तो हम दूसरा तरीका भी बता देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही। अब इसमें अगर दो धनात्मक संख्याएं ब्रैकेट के अंदर है, उसका वर्ग है, तो हम कैसे करेंगे इसको, पहली संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर, धन, अब धन लगा है तो धन दूसरी संख्या का वर्ग यानी 2 का वर्ग 4, और धन लगा है तो यहां पे धन दोनों संख्याओं के गुणा का दुगना, तो x और 2 का गुणा करोगे तो 2x, और उसका दुगना करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x। तो बराबर कितना हो जाएगा, 290। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर, 1x स्क्वायर धन 1x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, और प्लस 4x को यहाँ पे सिस्टमेटिक लिख दे तो 4x को हम पहले लिख लेते हैं और उसके बाद में धन 4 लिख देते हैं, और इस 290 को इस साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये धनात्मक था तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और बराबर 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर और धन 4x यहाँ पे है, और यहाँ पे 290 में से 4 घटाइए, चूंकि ऋणात्मक संख्या ज़्यादा है इसलिए क्या होगा, 286 आएगा ऋण में। ठीक है,
तो इस तरह से आ गया। अब इसमें क्या करें हम, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो पूरे समीकरण में जब 2 से भाग देंगे तो यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बचेगा और इधर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 2x, और यहां पे ऋण में 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 तिया 6 बराबर कितना आ गया, 0। अब देखिए इसको हम स्प्लिट द मिडिल टर्म से करके बता रहे हैं। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से मैंने जैसा कि बताया था, कैसे बताया था मैंने, कि सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखते हैं तो वो है 1, कुछ नहीं है मतलब 1, और फिर हम इंडिपेंडेंट नंबर को लिखते हैं चिन्ह सहित, तो वो है ऋण 143, यानी इसका हमें ऋणात्मक आ रहा है गुणा, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें अंतर निकालना होगा उसका कितना, 2x। तो इसके अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0, इसका मतलब एक गुणनखंड इसका 11 है। तो अगर एक गुणनखंड 11 है तो दूसरा क्या होगा, 11 एकम 11, 3 बचे और 3 और 3 कितने हो गए, 33, तो 11 तिया 33, यानी गुणनखंड कितने हो गए इसके, 11 गुणा 13। अब 11 गुणा 13 में सवाल ये है कि किसको हम पहले लें, 13 में से 11 घटाएंगे क्योंकि धन का लाना है, तो 13 में से 11 घटाएंगे, यानी 13x में से अगर हम 11x घटा देंगे तो उत्तर हमारा 2x आ जाएगा और उसका गुणनफल भी माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें करने होते हैं गुणनखंड विधि से। तो हम करेंगे इसको एक्स स्क्वायर और धन में यहां पे लिखेंगे 13x और माइनस में 11x, ठीक है, और माइनस में 143 और बराबर 0। अब देखिए यहां पे इन दो में से हम कॉमन लेंगे x, तो यहां पे x लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, x धन और यहां पे 13 आ जाएगा, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर में से एक x बचा और ये x तो बाहर चला गया, तो यहां पे 13 ही आएगा। अब देखिए यहां पे ऋण में है दोनों, तो इनको धनात्मक लाना है, क्योंकि हमें यहां क्या लाना है, x धन 13, तो इसको हम सबसे पहले तो ऋण लगाएंगे ताकि ये ऋण बाहर आ जाएगा, तो ये अंदर की दोनों संख्याएं धनात्मक हो जाएंगी और इसमें 11 कॉमन है, क्योंकि 143 के गुणनखंड हमने निकाले थे 11 गुणा 13, यानी 11 बाहर लेंगे तो अंदर 13 आ जाएगा, तो ये मैच कर जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ऋण 11 लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, धनात्मक, और बचा क्या, केवल x बचा, और ये ऋण का हो गया धन, क्योंकि ऋण जब बाहर लेते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। अब इसका 11 एकम 11 और 11 तिया 33, यानी अंदर कितना आ गया, 13 आ गया, मैच हो गया, जितना यहाँ आया उतना ही यहाँ आना चाहिए। तो अब अगर हम इसमें से x धन 13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा ऋण का 11। तो इस तरह से बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए चूंकि ये दोनों ही इसी समीकरण के फैक्टर हैं, दोनों ही इसी समीकरण के गुणनखंड हैं, अतः क्या होना चाहिए, अतः x धन 13 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए, एवं दूसरा वाला जो है x ऋण 11 इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होनी चाहिए। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, इस साइड में ले जाएंगे तो ऋण 13। अब ऋण 13 चूंकि क्या कह रहा है वो धनात्मक, देखिए यहाँ पे ध्यान रखें धनात्मक, तो धनात्मक नहीं है तो इसको क्या कर देंगे, तो ये x बराबर ऋण 13 आया तो क्या ये मान्य होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है वो विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम धनात्मक पूर्णांक है यानी ये मान्य नहीं होगा। तो इसको लिख दीजिए आप ब्रैकेट में अमान्य, माने ये उत्तर तो मान्य ही नहीं है, हमें अमान्य। और दूसरा वाला जो हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व क्या करेंगे, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये ऋण का है इधर आएगा तो धन का हो जाएगा, यानी ये धनात्मक है तो ये मान्य है। तो अब देखिए हमें क्या निकालना था, पहला धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमारा 11 आ गया, तो यहाँ पे उत्तर लिख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे पहला धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक कितना हो गया, ये हो गया पहला धनात्मक विषम पूर्णांक। पहला धनात्मक विषम पूर्णांक कितना आ गया हमारा, माना क्या था हमने, x माना था और x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। और इसी प्रकार अब हम दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या माना था हमने, दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर हमने माना था x धन 2, और x धन 2 का मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 11 और धन 2, तो ये हो गया बराबर 13। तो इस तरह से ये दो उत्तर हो गए 11,13। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर लिया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हमने सूत्र विधि से भी सॉल्व करके दिखाया है, तो इस तरह से सॉल्व करके दिखाया है। इसको आप पॉज करके और देख सकते हैं, जिसको सूत्र विधि से करना है तो वो सूत्र विधि से भी कर सकता है, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए यहां पे सम या विषम कुछ नहीं लिखा है, तो जब सम या विषम नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, धनात्मक पूर्णांक लगातार होंगे, यानी पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x धन 1 होगा। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग 365 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके वर्गों का योग करेंगे, यानी पहला हमारा क्या था x यानी x स्क्वायर और प्लस दूसरा क्या था x धन 1 यानी x धन 1 का स्क्वायर, और इनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये x धन 1 का होल स्क्वायर है तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहली संख्या यानी x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर धन दूसरी संख्या यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, धन दोनों का गुणा यानी 1x और इसका दुगना 2x हो जाएगा, तो दोनों के गुणा का दुगना कितना हो गया, 2x हो गया, और बराबर में कितना आ गया, 365 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे और इसको अब आगे करेंगे, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 2x और धन में 1 और यहाँ पे ये ऋण में आ जाएगा, तो ऋण का 365 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर धन 2x और ऋण के 365 में से धन का 1 गया तो यहाँ पे बचेगा ऋण का 364 बराबर 0। अब यहाँ पे वही करते हैं 2 से भाग देने पर, क्योंकि इसमें 2 से भाग जा रहा, सारी सम संख्याएं हैं, तो 2 से भाग देने पर, ठीक है, तो 2 से यहाँ पे हम भाग दे लेते हैं, तो 2 से भाग देने पर क्या होगा देखते हैं, 2x स्क्वायर है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, और इसमें 2 एकम 2 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। अब देखिए इसके गुणनखंड मैं स्प्लिट द मिडिल टर्म से ही बता रहा हूँ, और इसका जो है सॉल्यूशन मैंने सूत्र विधि के द्वारा भी टाइप कर रखा है, तो उसको आप पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से बता रहा हूँ। तो इसमें x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है तो वो 1 है देखिए, और ये इंडिपेंडेंट नंबर है माइनस का 182 है, तो ये माइनस के 182 को हम यहाँ लिख लेते हैं, और इनका गुणा कितना होगा, माइनस में होगा, और माइनस में होगा, इसका मतलब इनका अंतर हमें निकालना होगा। तो अंतर निकालना होगा, तो देखिए अब अंतर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 13 से भाग जा रहा है और 14 से भी भाग जा रहा है। देखिए 14 से भाग जा रहा है, अगर हम 14 से भाग देते हैं तो 14 एकम 14 4 बचे, 14 × 42 यानी 13 बार भाग जा रहा, तो 14 गुणा 13 और 14 में से 1 गया, तो 14 में से 13 गया तो 1 बचा, यानी स्प्लिट द मिडिल टर्म से ये आसानी से कर सकते हैं अपन। तो ठीक है, तो यहाँ पे 14 में से 13 घटाएंगे यानी 14x माइनस 13x लिखेंगे मिडिल टर्म को, जो बीच वाला जो टर्म है इसको हम किस में तब्दील कर देंगे, 14x माइनस 13x में। तो इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस में 13x और माइनस में 182 और बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x धन 14, और यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस ले लिया तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे x और यहाँ पे भी धन 14 आ जाएगा, और बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब x धन 14 दोनों जगह है तो इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x धन 14 अपन ने उठाया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये x बचेगा, और यहाँ पे ऋण का 13 बचा। अब ये दोनों गुणनखंड इसी समीकरण के द्विघात समीकरण के हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके दोनों ही उत्तर, दोनों ही वैल्यू शून्य के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x धन 14 बराबर 0 एवं x ऋण 13 बराबर भी 0 है। तो x ऋण 13 बराबर 0। अब इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर यहाँ पे ये ऋण में चला जाएगा तो ऋण 14 हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक हो गया, और ऋणात्मक हो गया और हमें धनात्मक वैल्यू निकालनी है, तो इसको तो हम यहीं ब्रैकेट में लिख देते हैं अमान्य। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, अमान्य है, क्योंकि वैल्यू इसकी ऋणात्मक है। एवं दूसरा हल निकालते हैं तो दूसरा हल क्या निकलेगा, देखिए x बराबर यहाँ पे क्या होगा, ऋण का 13 इधर आएगा तो धन का हो जाएगा, यानी ये धनात्मक वैल्यू है, तो ये उत्तर हमारा x में हो जाएगा। तो अब हम इसमें यहाँ पे उत्तर लिख लेते हैं, तो अब यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, प्रथम धनात्मक पूर्णांक। प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना है हमारा, बराबर है x, और x का उत्तर कितना आया है, 13। तो एक उत्तर तो इसका 13 हो गया, और दूसरा हम लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक।
अब देखिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या माना था हमने, x धन 1, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर x धन 1 और x की वैल्यू कितनी थी 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 धन 1 और बराबर कितना हो जाएगा 14। तो उत्तर क्या हो जाएंगे इसके, एक उत्तर हो जाएगा 13 और दूसरा उत्तर हो जाएगा इसका 14। तो इस तरह से इसको मैंने सूत्र विधि के द्वारा भी हल करके बताया हुआ है, तो इसको आप पॉज करके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, पॉज करके इसको आसानी से आप देख लें तो सूत्र विधि द्वारा भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। तो इसमें संख्याएं हम मान लेते हैं कि एक x है, तो जब एक x है और दोनों संख्याओं का योग कितना है 27, तो यहाँ पे हम दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, 27 में से अगर हम x को घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी पहली संख्या अगर हमने x मानी और दोनों का योग कितना है 27 है, तो 27 में से x को घटा दीजिए तो ये आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। अब इनका गुणनफल कितना होगा, x गुणा और दूसरी संख्या यानी 27 माइनस x होगा। तो अब प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कैसे भी लिख लें, प्रश्नानुसार क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x और गुणा में यहाँ पे क्या होगा, गुणा की जगह हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी गुणा ही होता है। तो x गुणा 27 माइनस x और इसकी वैल्यू प्रश्न के अनुसार कितनी होना चाहिए, गुणनफल कितना होना चाहिए 182। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो देखो x का 27 से गुणा किया तो हो गया 27x और धन ऋण ऋण x इंटू एक्स कितना हो गया x स्क्वायर और बराबर कितना हो गया 182। अब देखिए यहाँ पे पूरा जीरो कर दीजिए और इसको x स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा, धन का हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे x को तो ये 27x काय का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, और यहाँ पे ये धन का है ही ऑलरेडी 182। अब इसको दायां से बायां बायां से दायां कर दें तो कोई भी चिन्ह नहीं बदलते हैं, पूरा हम दोनों पक्षों को पक्षांतर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। तो अब इसको हम स्प्लिट द रियल टर्म से करते हैं और इसका जो सूत्र विधि के द्वारा हम पीछे इसको आगे सॉल्व करके हमने दिखाया हुआ है। तो इसको सूत्र विधि से करने के लिए क्या करना होगा हमें कि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और गुणा में इंडिपेंडेंट नंबर कितना है 182 है, यानी 182 इसका क्या हुआ धनात्मक आया यानी इसका योग हमें 27 चाहिए पड़ेगा। तो अभी अपन ने देखा था 182 के फैक्टर अभी हाल हमने देखे थे कितने 14 और गुणा में 13, तो 14 और गुणा में 13 182 होते हैं। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही अपन ने किया है। तो अब इसमें क्या करना है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्योंकि हमें इधर ऋणात्मक चाहिए यानी ऋण 14 और ऋण 13 चाहिए, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऋण 14 गुणा ऋण 13 ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो इसका हमारा गुणनफल भी 182 धनात्मक होगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऋण 14x और ऋण 13x, तो ये मिडिल टर्म के बराबर भी ऋण 27x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको शुरुआत x स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या होगा 14x और माइनस में कितना आएगा 13x और धन में 182 और बराबर 0। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x ऋण 14 और यहाँ पे ऋण 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा x। देखिए अब ऋण लिया तो यहाँ ये धनात्मक हो गया और ये हो जाएगा ऋणात्मक, और 13 एकम 13 और कितना बचा 5, 13 चौके 52 यानी 14 आ गया। अपन ने पहले भी देखा है इसको कि 13 और 14 इसके गुणनखंड आते हैं। ठीक है, तो अब x ऋण 14 दोनों जगह है तो x ऋण 14 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x ऋण 13 और बराबर में क्या है 0। ये दोनों द्विघात समीकरण के गुणनखंड हैं, तो इसलिए क्या होगा इन दोनों की वैल्यू कितनी शून्य के बराबर होनी चाहिए, यानी x ऋण 14 बराबर 0 एवं x ऋण 13 बराबर भी 0 होना चाहिए। अब इसको जब हम हल करेंगे तो x बराबर ऋण का है इधर आएगा तो धन का हो जाएगा, एवं देखिए x बराबर यहाँ पे ऋण का है इधर आएगा तो धन का हो जाएगा यानी 13, यानी दोनों वैल्यू धनात्मक आई। तो अब हम इसको क्या है रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं तो हम दोनों ही कंडीशन में लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में यदि x बराबर 14 हम लेते हैं तो x बराबर अगर 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या बराबर x बराबर 14 और दूसरी संख्या
बराबर कितनी हो जाएगी, 27 माइनस एक्स मानी थी हमने दूसरी संख्या, 27 माइनस एक्स मानी थी, तो 27 माइनस एक्स लिखेंगे यहाँ पे, तो 27 माइनस एक्स यानी 27 और माइनस में एक्स की वैल्यू कितनी है 14, तो 27 में से 14 गए तो 13 हो गए, यानी एक उत्तर 14 आया, एक 13 आया। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, तो दूसरे केस में क्या है, दूसरी कंडीशन वो कह रही है कि यदि दूसरी कंडीशन में क्या है, यदि x बराबर 13, तो यदि x बराबर 13 है तब क्या होगा, पहली संख्या तो 13 हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर कितनी होगी 27 और ऋण x, तो 27 का 27 लिख दीजिए और x की वैल्यू कितनी है 13, तो 27 में से 13 गए तो बचे 14, यानी 14 13 और 13 14 दोनों ही प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं। तो इसके उत्तर क्या हो जाएंगे, उत्तर हम ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, उत्तर में एक तो 13 14 लिख दें हम, और दूसरा या फिर 14 13, दोनों ही उत्तर सही हैं, 13 14 और 14 13, ठीक है। ये उत्तर और ये उत्तर दोनों ही सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसका अगर आप सूत्र विधि के द्वारा देखना चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं या खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब तो आपको प्रैक्टिस भी हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए यदि 2x² धन kx धन 3 बराबर 0 के मूल बराबर हों। अब मूल बराबर हों का मतलब क्या है, मूल हमारे तभी बराबर होते हैं जब मूल बराबर हैं, तो यहां पे कंडीशन लिख लें कि मूल बराबर हैं अतः विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अब अगर हम इसको स्टैंडर्ड इस समीकरण को यानी उक्त समीकरण की तुलना अगर हम इसके स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड जो द्विघात समीकरण है, तो स्टैंडर्ड रूप क्या है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c। अगर इससे हम तुलना करते हैं, इससे तुलना करने पर, तो इससे अगर हम तुलना करते हैं तो इसके हम a b c का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये हमने समीकरण चाहे तो आप लिख लें इसमें, और इसकी इस समीकरण की इससे तुलना करने पर, ये समीकरण पहले लिख लें यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए a की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a बराबर 2, कॉमा। अब b की वैल्यू क्या होगी, x का कोएफिशिएंट यानी b बराबर k, और c की वैल्यू कितनी होगी, c इंडिपेंडेंट है, चिन्ह सहित धन 3 है, तो 3 लिख लेंगे। तो a b c की हमने वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन कर ली। अब हमें पता है कि चूंकि मूल बराबर हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट कितने के बराबर है, 0 के बराबर है, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे b की वैल्यू रख देते हैं, तो b की वैल्यू कितनी है k, तो ये हो जाएगा k² माइनस 4 इंटू a कितना है हमारा 2 और इंटू c कितना है 3 और बराबर 0। तो ये हो जाएगा k² और 4 दूनी 8 तिया 24, तो ऋण का हो जाएगा कितना 24 और बराबर में 0। तो k² बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो धन का हो जाएगा 24। तो k बराबर क्या होगा, k बराबर धन ऋण और रूट के अंदर हो जाएगा 24। अब देखिए इसको 24 को हम अगर गुणनखंड में तोड़ें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि धन ऋण और रूट के अंदर 6 चौको 24, 6 गुणा 4। अब इस 4 का हम 2 बाहर निकल आएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं धन ऋण और 2 रूट 6, 2 रूट 6। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लिख लेंगे अतः k का मान हमें ज्ञात करना था, k के मूल, तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो अतः हम लिख देंगे k का मान कितना होगा, 2 होंगे। एक तो क्या होगा धनात्मक होगा यानी 2 रूट 6 होगा, और दूसरा ऋणात्मक होगा तो ये 2 रूट 6 या ऋण 2 रूट 6, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो होगा, यहाँ पे होगा और लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आई थिंक आखिरी क्वेश्चन होगा 11th वाला, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो इसको भी देखिएगा आप ध्यान से कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लें। तो समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाया, तो इसमें हमने समकोण त्रिभुज यानी ये 90 डिग्री है, ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और इसमें वो क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। आधार से 7 कम है तो हम मान लेंगे कि माना कि आधार जो है x सेंटीमीटर है, तो अब उससे 7 कम क्या है इसका लंब यानी ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है लंब, तो लंब कितना है इससे 7 कम है, तो x में से 7 घटा दीजिए यानी लंब कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। और ये तो हमें दिया ही हुआ है कर्ण, तो कर्ण हमें 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब इसको हम भाषा में ऐसे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि एक समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। उसके बाद में प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, आधार से 7 कम, आधार है x में से 7 घटा दीजिए तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर इसमें हमें ये दिया हुआ है क्या, कर्ण का माप दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने 13 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी, कैसे करेंगे, हमें पता है कि समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हमें यह पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी हम इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे बोलते हैं ना। तो ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो कर्ण की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ पे लिख दें 13 का स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू कितनी है x, तो हम x का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस लंब की वैल्यू कितनी है, लंब यानी ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे ऊंचाई और लंब एक ही चीज है, तो ऊंचाई यानी लंब की वैल्यू कितनी है x माइनस 7 और लंब का स्क्वायर करना है तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 13 का स्क्वायर 13 169, तो ये हो जाएगा 169 और बराबर x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे x माइनस y का फॉर्मूला लगाना है यानी पहली संख्या का स्क्वायर और धन दूसरी संख्या क्या है 7 है, तो धन 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। अब यहाँ बीच में ऋण लगा है, तो ऋण दोनों संख्याओं के गुणनफल का दुगना, तो दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 7 गुणा x यानी 7x और इसका दुगना करेंगे तो 14x हो जाएगा और ऋण का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर हो गए और यहाँ पे ऋण के कितने हैं 14x हैं, ऋण के 14x और धन के कितने हैं 49, ठीक है। अब अगर हम इसको दाया का बायां बाएं का दाएं कर लें या पहले इसको एक साइड में कर लें पूरा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस में 49 और उस साइड से ये आया 169, ट्रांसपोज किया तो ऋण का हो जाएगा 169, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट बायां का दायां दायां का बायां कर लेते हैं और इसको घटा भी लेते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे क्या होगा 2x स्क्वायर ऋण 14x और 169 में से 49 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 120 बचेंगे और ऋण की संख्या ज़्यादा है इसलिए ऋण का चिन्ह आएगा 120 और इसको दाएं का बायां का दायां किया तो बराबर 0 हो गया। अब इसको 2 से भाग दे दें, तो 2 से भाग देने पर अब 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 2 से भाग देने पर ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 सत्ते 14 यानी 7x और यहाँ पे 2 छंग 12 0 का 0, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे एक चीज हम समझ लें कि ये यहाँ पे है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है कुछ नहीं है मतलब 1 है और यहाँ पे इंडिपेंडेंट नंबर क्या है -60 है, तो 1 गुणा -60 यानी उत्तर क्या आया -60 आया। इसका मतलब हमें इसका अंतर ऐसे गुणनखंड करने होंगे जिनका अंतर 7 हो। तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे। तो इसमें ऋण का पहले ले लें हम 12 क्योंकि ऋण का हमें उत्तर लाना है, तो ऋण का 12x और धन का 5x, ठीक है, और इनका गुणा करेंगे तो ऋण 12 गुणा धन 5 बराबर ऋण का 60 यानी गुणनफल भी बराबर हो रहा और इसका मिडिल टर्म से ये रकम ये टैली भी हो रहा है। तो ठीक है 12x प्लस 5x यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x और माइनस 60 और बराबर 0। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x ऋण 12
और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए 5 कॉमन ले सकते हैं तो -5 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x और 12 पंजे 60 यानी ऋण का चिन्ह, तो ऋण 12 और बराबर 0। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे लगा लेते हैं क्योंकि ये जगह कम पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसी लाइन खींच देते हैं और इसको करते हैं। तो अब क्या होगा, देखिए x ऋण 12 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देंगे x ऋण 12 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये x बचेगा, तो इस x को यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पे -5 बचेगा, तो -5 को भी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये चूंकि दोनों इसके गुणनखंड हैं द्विघात समीकरण के, इसका मतलब क्या हुआ कि x ऋण 12 बराबर 0 एवं x धन 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x और ऋण 12 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और दूसरा आंसर क्या आ रहा है, x बराबर ऋण 5, तो इसको लिख देंगे अमान्य होगा, क्योंकि इसकी जो है भुजाओं की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसको लिख देते हैं अपन ब्रैकेट में अमान्य। ये क्या हो गया, अमान्य होगा, क्योंकि ऋणात्मक है, इसलिए इसका क्या है रीजन, ये ऋणात्मक है, तो ये जो है ऋणात्मक है इसलिए अमान्य हो गया, यानी x बराबर क्या आ गया हमारा 12 आ गया। तो x बराबर 12 हमारा सही उत्तर है। तो हमने क्या माना था, x आधार, तो यहाँ पे क्या हुआ, त्रिभुज का आधार कितना हो गया, यहाँ पे लिख लेता हूं, त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, और त्रिभुज की यहाँ पे डू कर देता हूं, तो त्रिभुज की ऊंचाई यानी त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितनी है, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर हमने क्या मानी थी, x माइनस 7 मानी थी, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर मानी थी, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 12, और माइनस में 7, तो 12 में से 7 गए तो बराबर कितने हो गए 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर हो गई, और इसकी जो आधार है वो 12 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से आधार बराबर 12 और ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। अब इसका जो है सूत्र विधि के द्वारा मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, टाइप किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन आप एक बात जरूर समझ लीजिए, ये तो क्लास का तो लगभग क्वेश्चन सारे पूरे हो गए हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ जरूर समझ लें कि अगर आपको द्विघात सूत्र के द्वारा हल करना है तो आपको वर्गमूल और वर्ग आने चाहिए। जैसे मान लीजिए इसी सवाल को देख लें, तो यहाँ पे क्या है, देखिए 289 है, और 289 का रूट यानी वर्गमूल अगर आपको नहीं आता है कि 289 का वर्गमूल 17 है, तो आप यहाँ पे अटक जाएंगे और टाइम लगेगा। तो इसके लिए मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपको द्विघात सूत्र के द्वारा करना है तो कुछ संख्याओं के वर्ग जरूर याद कर लें, जो जो आते हैं उनको ध्यान रखें, मेमोराइज कर लें। याद करने का मतलब जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही स्वतः ही आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ संख्याओं के यहाँ पे ये वर्गमूल के अंदर दिया हुआ है, जैसे वर्गमूल के अंदर 121 बराबर 11, वर्गमूल के अंदर 144 बराबर 12, वर्गमूल के अंदर 169 बराबर 13, वर्गमूल के अंदर 196 बराबर 14, वर्गमूल के अंदर 225 बराबर 15, वर्गमूल के अंदर 256 है तो 16 हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर 289 है 17, वर्गमूल के अंदर 441 है तो 21, और वर्गमूल के अंदर 484 22, और वर्गमूल के अंदर 529 23। तो इस तरह से वर्गमूल के अंदर 576 24, और वर्गमूल के अंदर 625 है तो 25, और वर्गमूल के अंदर 676 है तो 26। तो इस तरह से कुछ वर्गमूल आप याद कर लें, या ऐसे करें कि सिस्टमेटिक कम से कम 1 से लेकर 26 तक के कर लें, तो आपको आसान रहेगा और भी सवालों में आपको टाइम बचेगा, टाइम सेव होगा। ठीक है, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।